नमस्कार, मैं जगभूषण शर्मा। 7 अगस्त 2025 से और अब 11 अगस्त आ चुका है और 15 अगस्त आने वाली है। देश की राजनीति में एक समझो हलचल मची हुई है और वो हलचल इस करके मची हुई है कि जो राहुल गांधी जी ने बतौर नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के नेता, उन्होंने 7 अगस्त को दिल्ली में कॉन्फ्रेंस करी और उन्होंने बताया कि 2024 में कर्नाटका में जो लोकसभा चुनाव हुए थे, तो कर्नाटका के एक सेंट्रल जो एक क्षेत्र सीट है वो महादेवपुरा की, तो वहाँ मतदान जो हुआ और जो वोट पड़े उसमें गड़बड़ियां पाई गई, धांधली हुई और उसके उन्होंने 5 जो तरीके मुख्य तौर पर उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वर्णित किए, बताया। पूरी एक बड़ी शिद्दत के साथ उन्होंने जो उसे प्रेजेंटेशन दिखाई थी। ठीक है जी, वो हम आपको पूरी कोशिश करेंगे कि वो किन 5 तरीकों पर वो बात कर रहे हैं, किस प्रकार से ये धांधलेबाजी हुई। ठीक है जी, किस तरह से वोट डबलिंग होती है, किस तरह से एक आदमी जो है वो कितने कहाँ कैसे कैसे वोट डाल सकता है और एक घर में कितने कितने जो वोट मिलते हैं वगैरह वगैरह, ऐसे कुछ 5 बिंदु हैं, वो हम आपको कोशिश करेंगे दिखाएंगे। एक बात तो ये that 1,250,000 votes were stolen. I'm going to tell you how. What is the total number in the assembly? Total number of votes? So out of 6,50,000 total votes in the assembly of Mahadevapura, 1,250,000 votes were stolen. They were stolen in 5 different ways. The first way, duplicate voters. One voter appearing multiple times on the voter list. Fake and invalid addresses. Voters who didn't have addresses or were just fake addresses. Bulk voters in single address. One building, 50 people, 60 people, 1 bedroom house, but we go there, no 50 people living there. No record of those people ever having living there. One family living in that house. Invalid photos. Photos which you simply cannot see or no photos existing of theirs on the polling list. And then the most interesting, misuse of Form 6. Form 6 is the form that allows new voters to become voters. So generally Form 6 is anyone who's 18 and above but hasn't voted in the last election. So they should be between 18 and 22, 23 years old. अब उसके 7 तारीख को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जिसे उन्होंने पहले कह ही दिया था कि मैं एक विस्फोटक स्थिति है जो देश में परमाणु बम की तरह मैं एक तथ्य जो है कुछ उजागर करने जा रहा हूँ, बहुत भारी विस्फोट होगा और वो हुआ भी। ठीक है जी, ये अलग बात है कि किस तरह से जो अब सत्तारूढ़ दल है वो किस तरह से इसको ले रहा है, ये अलग पहलू है। अब 8 तारीख को जो है राहुल गांधी जी से एक वो मांगा जाता है एफिडेविट। वो किस नियम के तहत? जो निर्वाचन पंजीकरण नियम 1960 20(3)B के अंतर्गत राहुल गांधी जी से जो है निर्वाचन जो हमारे आयोग है ये मांगता है। कर्नाटका के भी, हरियाणा के भी वगैरह, ये जहाँ जहाँ नाम लिया महाराष्ट्र के, तो ये सारा उन्होंने जिक्र किया था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। महाराष्ट्र में किस तरह से गड़बड़ियाँ हुई, कर्नाटका में क्या हुआ, उन्होंने कर्नाटका के एक निर्वाचन क्षेत्र महादेवपुरा का जिक्र किया और उसी में बताया, उसी के ऊपर चर्चा आगे ये जारी है। और ये 8 तारीख को ये इसी नियम के तहत, यानी जो निर्वाचन पंजीकरण नियम 1960 20(3)B के तहत निर्वाचन आयोग कहता है कि आप एफिडेविट दो। यहाँ पर एक सवाल उठता है कि बड़ी अजीब सी बात है। अब 7 से और 11 तारीख आते आते यानी 4 दिन के अंदर अंदर आप देखोगे कि राहुल गांधी के नेतृत्व में 300 सांसद जो हैं वो चुनाव आयुक्त से मिलने जाते हैं दिल्ली में, लेकिन उनके साथ किस तरह से उनको पहले पुलिस थाने में डिटेन किया जाता है, फिर बसों में डिटेन कर दिया जाता है। तो इस तरह का ये पूरे दिल्ली में एक बवाल मचता है खूब। अब वो उनका चुनाव आयुक्त का तर्क ये है कि हमने 30 को बुलाया था, ये 300 आ गए वगैरह वगैरह। अब सवाल ये है कि जो हम कहते हैं कि अगर ये मान लिया जाए कि ये संवैधानिक संस्था ही है
तो संवैधानिक संस्था भारत की है, तो भारत के संविधान के अंतर्गत जो उन्हें शक्तियां जो प्रदत्त हुई हैं संविधान के अनुसार, तो ये तो कहीं नहीं कहती कि वो अपने जो है जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे ना मिले चुनाव आयुक्त, या ऐसा तो कहीं नहीं है। लेकिन क्यों नहीं मिले, क्या है, ये सब जो है ये सब बातें समझने की हैं। तो फिलहाल कुछ तस्वीरें देखिए कि किस तरह से जो 300 सांसद हैं उन्होंने किस तरह से विरोध प्रकट किया, किस तरह से नारे लगे और किस तरह से उन्हें बसों में डिटेन किया गया। ये कुछ तस्वीरें। यहाँ तक कि जो फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर थे उन्होंने भी कहा है कि ये नियम इसके लिए नहीं है कि आप शिकायतकर्ता को आप इस तरह से एफिडेविट मांगे। दरअसल इस नियम के तहत जिस व्यक्ति का कोई नाम जुड़ना हो, हटाना हो या कोई गलत है, इस तरह से अगर उसने ये शिकायत करनी है चुनाव अधिकारी को, तो उसे एक हल्फनामा देना पड़ता है और वो उसके साथ तथ्य भी देने पड़ते हैं कि ये नाम मेरा गलत है, या मैं यहाँ पर दोबारा जुड़ गया हूँ, या गलत जुड़ गया हूँ, या मेरा नाम हटा दिया गया है, वगैरह वगैरह। ऐसी शिकायतों के लिए वो तथ्य लेने के बाद, हल्फनामा लेने के बाद तो उस पर कार्रवाई होती है, ये नियम कहता है। ठीक है जी, ये हमने संक्षिप्त भाषा में इसको समझना है। लेकिन अगर हम सिर्फ जो ये 20(3)B को बात यहाँ नहीं समझ सकते, इसके पूरे जो नियम कायदे हैं चुनाव आयोग के वो समझने पड़ते हैं, और उसके लिए हमें 12, 13, 14, 15, 16 ये सारा अध्ययन करना पड़ता है कि किस तरह से ये जितने भी क्लासेज हैं इनको जब तक हम बारीकी से नहीं समझते तो 20(3)B को समझने से कोई फ़ायदा इतनी जल्दी नहीं होने वाला। लेकिन मोटे तौर पे इतना समझ लीजिए कि ये जो शिकायत करता वो होगा इस नियम के अंतर्गत जिसका नाम जुड़ा हो, कटा हो या के। लेकिन राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये नहीं कहा कि उनका नाम कहीं गलत जुड़ा है या वो कटवाना चाहते हैं या ऐसी इससे संबंधित कोई ऐसी शिकायत है। उन्होंने तो ये कहा था कि जो पूरी प्रक्रिया वहाँ पे घटित हुई है महादेवपुरा में, उसमें गड़बड़ी पाई गई है, वोट जो है वो धांधलेबाजी हुई है, वोट में मतदान चोरी हुए हैं, इसके उन्होंने पूरा खुलासा किया था। बड़ी शिद्दत के साथ उन्होंने प्रेजेंटेशन दी और उसके बाद अब 11 तारीख जैसे आती है तो इनको एक नोटिस प्राप्त हो रहा है। कर्नाटका के जो CEO हैं, जो आयोग के चुनाव आयोग के, उन्होंने भी दिया, और भारत के जो चुनाव आयुक्त हैं उन्होंने भी दिया कि आप जो है इससे संबंधित जो दस्तावेज हैं आप वो हमें दीजिए। उसके समर्थन में, अपनी शिकायत के समर्थन में वो कह रहे हैं कि हमें दस्तावेज हमें जमा करें, यानी ठीक है जी, उनके आरोपों के समर्थन में वो दस्तावेज मांग रहे हैं चुनाव। तो ये अब देखिए बड़ी अजीब सी बात है, 8 तारीख को आपने बड़ी जल्दबाजी में कह दिया कि एफिडेविट दे दें, अब उनको नोटिस दे रहे हैं। तो दस्तावेज वो क्या प्रोड्यूस करेंगे? जो आपसे लिए हैं वही उन्होंने प्रोड्यूस करने, उन्होंने कोई और तो कहीं से लिए नहीं। फिर भी अब जो कुछ भी है ये, क्योंकि अब राजनीतिक पेचीदगियाँ और बहुत इसमें बारीकियाँ होती हैं, हम तो जितना जो कुछ चल रहा है घटनाक्रम उसके तहत हम जो जितना समझे हैं वही आपसे साझा कर रहे हैं। और जो कुछ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जो राहुल गांधी जी ने, उसी के आधार पर हम आपसे ये जानकारी साझा कर रहे हैं कि एक तरफ चुनाव आयोग जो है 11 तारीख तक उनसे एक नोटिस जारी करके उनके समर्थन में जो शिकायत वो कर रहे हैं या जो भी आरोप लगा रहे हैं उसके समर्थन में दस्तावेज मांग रहा है। और जबकि राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि ये जितने दस्तावेज, जो भी 7 फुट ऊंचे तक 2-3 ढेरियाँ उन्होंने दिखाई थी और इतने हज़ारों जो है इतने पेजेस वो दिखाएं, तो वो एक अपील टास्क था जो उन्होंने किया। बताया कि 30-40 लोग थे जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इतनी पूरी जो है क्लैरिटी को सामने रखा। एक बात हुई। अब सवाल ये है कि अगर वो इसके समर्थन में चुनाव आयोग दस्तावेज मांग रहा है तो राहुल गांधी जो वो दिखा चुके हैं उसके इतर क्या प्रस्तुत कर सकते हैं या क्या वो देंगे? कानून की भाषा को समझने में दिक्कत आती है, क्लिष्ट भाषा आती है, उसके लिए हमें विशेषज्ञों की ज़रूरत पड़ती है, यानी अधिवक्ताओं की ज़रूरत पड़ती है, कोई जो कानून गो हों उनकी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन कॉमन सेंस इंसान की, जिसने मुकदमा लड़ना होता है या जिसको कुछ त्रुटि मिलती है किसी जो उसके साथ अपने साथ हुए अन्याय की, या उस पर कोई खामियां देखता है, उसके लिए उसकी अपनी कॉमन सेंस है, वो समझ में काम, अगर वो उस कॉमन सेंस से काम लेता है तो अपनी जो दलील है, जो अपने मुकदमे को अच्छी तरह से अधिवक्ता या किसी कानून गो के समक्ष वो रख सकता है। खैर, ये तो जो हमारे आज की जो वीडियो है ये जुड़ी थी जो राहुल गांधी की जो मुद्दा जो है राहुल गांधी ने उठाया मतदान चोरी का, उससे जुड़ी थी। अब हम थोड़ा सा अमेरिका की एक और बात करते हैं, क्योंकि ये पहले वीडियो में भी हमने अमेरिका की बात करी थी, जो क्लाइंटलिज्म की हमने बात करी थी कि किस तरह से जो जिसे कहते हैं कि वो ग्राहकवाद वहाँ पर है। ठीक है जी। और
तो एक उसके बारे में हमने पहले वीडियो में जिक्र किया था। तो आइए समझते हैं कि द एंड ऑफ द स्पॉइल सिस्टम यानी लूट प्रणाली का अंत का संक्षिप्त इतिहास हमें क्या समझाता है और क्या संदेश देता है। यहाँ पर 2-3 बातें हमें समझनी होगी। गारफील्ड की असैसिनेशन, जो उसकी हत्या, दूसरा पेंडल्टन एक्ट जो है उसकी उत्पत्ति या उसका जन्म कैसे हुआ, और तीसरा हमें ये समझना है कि वहाँ पर एक मशीन पॉलिटिक्स चली है। इन तीनों चीज़ों को हमने समझना। मशीन पॉलिटिक्स क्या थी, पेंडल्टन एक्ट क्यों पैदा हुआ, और पेंडल्टन खुद कौन थे, और गारफील्ड जो है इनका क्या आश्वासन था और क्यों इनके समर्थक ने इनको गोली मारी, तो ये हम जानते हैं। 21वीं सदी में प्रवेश कर चुके भारत की वर्तमान जटिल राजनीति को समझने के लिए हमें जो अमेरिका के जो 19वीं सदी के उत्तरार्ध की जो राजनीति है, वहाँ की राजनीतिक अवस्था को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ऐसा शायद ही कोई देश गुजरा हो जिसने जो राजनीतिक जटिलताएं हैं या राजनीतिक व्यवस्था में जो खामियां पाई जाती हैं उनको दूर करने के लिए संघर्ष या क्रांतियां ना करी हों। तो आइए हम समझते हैं कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध में जो अमेरिका के अंदर एंड ऑफ द स्पॉइल सिस्टम था उसका इतिहास क्या कहता है। दरअसल हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि गारफील्ड की हत्या और पेंडल्टन अधिनियम की उत्पत्ति अमेरिकी शहरों में मशीनी राजनीति में सुधार के ये जो कारण बने थे, इसकी वजहात को हमें समझना होगा कि आखिरकार जो 19वीं सदी के उत्तरार्ध में अमेरिका में क्या हुआ था। कौन से नए सामाजिक समूहों ने सुधार गठबंधन बनाया और उनके उद्देश्य परिवर्तन लाने में मजबूती प्रदान कर सके, और राष्ट्रपति जो है वो नेतृत्व को महत्वपूर्ण बनाया गया और मजबूत बनाया गया। ये बातें हमें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो वर्तमान स्थिति भारत की है, आप इसके इतिहास से पाओगे कि वो कोई बहुत ज़्यादा भिन्न दिखाई नहीं देती। दरअसल यहाँ पेंडल्टन जो अधिनियम है, इसकी उत्पत्ति को हम समझते हैं कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पेंडल्टन अधिनियम अमेरिका में उसकी उत्पत्ति क्यों हुई थी। हकीकत ये थी कि स्पॉइल सिस्टम के अंतर्गत उस दौर में चुनाव जीतने वाली जो पार्टी अपने समर्थकों को नौकरियां देती थी और भी अन्य लाभ जो दे सकती थी वो देती थी। उसमें योग्यता की कोई गुंजाइश नहीं होती थी, केवल मात्र जो उनके समर्थक, पार्टी के समर्थक होते थे, यही उनकी योग्यता होती थी, और इसी के आधार पर उन्हें नौकरियां और दूसरे लाभ या उपकार प्राप्त सरकार से होते थे। यह तत्कालीन परिस्थितियों में अमेरिका में घटित हुआ। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की हम बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि 1881 में राष्ट्रपति जेम्स गारफील्ड की हत्या क्यों हुई थी। उसकी भी वजह यही थी कि उस गारफील्ड की मदद करने वाले एक असंतुष्ट युवक ने नौकरी चाहने की चाहत रखी, और उसे ये उम्मीद थी कि मैं गारफील्ड की मदद कर रहा हूं, इसका समर्थक हूं, और मुझे सरकार में पद और या नौकरी जरूर मिलेगी। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं सका। मतलब उसने एक युवक ने गारफील्ड को गोली मार दी। ये हालांकि हम पहले कह चुके हैं कि गारफील्ड को गोली लगने के तुरंत बाद उनकी मृत्यु नहीं हुई थी। लगभग 2 महीने तक वो जिए थे। किसी इन्फेक्शन के वजह से उनकी फिर बाद में मौत हुई, लेकिन गोली उन्हें मारी गई थी। अब समझना ये है कि उसमें एक और फ्रेज आता है कि मशीन राजनीति, और वो मशीनी राजनीति क्या कहती है उसका भी अगर हम जब खुलासा समझते हैं तो पता यही चलता है कि उसमें एक संगठन होता है मशीनी राजनीति में, जिसकी वजह से उसका जो पार्टी का जो नेतृत्व करता है वो पार्टी का बॉस करता है। उसमें लीडर नहीं होता बल्कि बॉस होता है। तो ये मशीनी राजनीति का दौर था। उसमें जो है पता चलता है कि मशीनी राजनीति का यही था। उसमें हर एक तरह का भ्रष्टाचार होता है शामिल था, जिसमें आप कह सकते हैं कि मशीनी पॉलिटिक्स का नेतृत्व करने वाला, जैसे हमने कहा कि बॉस कहलाता है, और राजनीतिक जो तौर पर जो व्यापक भ्रष्टाचार मशीन पॉलिटिक्स के दौर में हुआ करता था, उसे भी समझने की जरूरत है। सरकारी संसाधनों
का कहें या मशीनी पॉलिटिक्स के दौर में सरकारी संसाधनों का या तो निजी इस्तेमाल किया जाता था या पार्टी के लाभ के लिए रिश्वत, फर्जी वोटिंग और पदों की खरीदो फरोख्त आम बात थी उस दौर में। उदाहरण के लिए अमेरिका में टमनी हॉल संगठन जिसने दशकों तक जो है शहर की राजनीति पर अपना जो है सिक्का जमाए रखा या उसने अपने जो है हुकूमत करी। तो ये हम समझ सकते हैं कि स्पॉइल सिस्टम जो है, एंड ऑफ द स्पॉइल सिस्टम जो हुआ अमेरिका में, वो कैसे हुआ। तो जो हम बात कर रहे थे पेंडल्टन अधिनियम की, तो उसकी मुख्य वजह ये थी कि पेंडल्टन जो थे वो एक जो वहाँ की डेमोक्रेटिक वो सीनेट थे, यानी सांसद कह सकते हो आप, उन्होंने सुधार की आवाज उठाई थी। तो इस करके ये पेंडल्टन अधिनियम बना और उस अधिनियम के तहत जो है 1883 में ये सारा घटित हुआ और 81 में जो है गोली मार दी गई थी वहाँ के तत्कालीन राष्ट्रपति को। तो अब ऐसे में जो जॉर्ज एस पेंडल्टन जो ओहायो से, वहाँ का जो शहर है ओहायो से, वो डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनेटर थे। तो उनके नाम से ही ये सिस्टम में सुधार आया, क्योंकि उन्होंने पहल आवाज उठाई थी कि ये जो स्पॉइल सिस्टम है इसका एंड होना चाहिए, समाप्त होना चाहिए, और उनके नाम पर ही पेंडल्टन सिस्टम बना। और हमने आपको बताया कि किस तरह से जो एक मशीनी राजनीति की बात करें तो उस मशीनी राजनीति अब समझना आपने है। हम फिर कॉमन सेंस की बात करते हैं कि 19वीं शताब्दी का अमेरिका और 21वीं शताब्दी में प्रवेश कर चुके भारत की जो मौजूदा जटिल राजनीति है उसमें आप कितना अंतर पाते हैं, ये हम आपको इस वीडियो के माध्यम से, ये आपके लिए हम सवाल छोड़ रहे हैं। और अगर आप सही समझें तो इस पर अपना विचार कर सकते हैं कि कितनी भिन्न जो स्थिति है राजनीतिक भारत में आज है। ये एंड ऑफ द स्पॉइल सिस्टम का भी जो हमने उदाहरण आपके सामने पेश किया, ये भी हमने फ्रांसिस फुकुयामा की जो लिखी किताब है पॉलिटिकल ऑर्डर एंड पॉलिटिकल डिके, इसी से लिया है और इसी की मदद से हमने ये जानकारी आपसे साझा की है। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार।